हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू द 10 मिनट रिवीजन सीरीज। हमने पहले किए थे इंडियन थिंकर्स, 6 इंडियन थिंकर्स, और हमारे सिलेबस के अंदर है 3 वेस्टर्न थिंकर्स, जिसके अंदर वी हैव पॉलो फ्रायर, मेरी वोllstonecraft एंड नेल नॉर्डिग। सो आज की रिवीजन सीरीज के अंदर इन तीनों थिंकर्स के की पॉइंट्स, किताबें और क्या कॉन्सेप्ट्स है वो हम फटाफट से रिवाइज करते हैं। वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट, जो कि मेरे फेवरेट है, आपके भी फेवरेट है, और जिनके बिना कोई भी क्वेश्चन पेपर नहीं बनता। ऑलराइट, सो पॉलो फ्रायर के ऊपर क्वेश्चन आते ही आते हैं। सो एंश्योर दैट यू नो एवरीथिंग अबाउट हिम। तो रैटक्लिफ ब्राजील के अंदर 1921 के अंदर पॉलो फ्रायर का जन्म हुआ था। इनकी पूरी स्टोरी तो मैं ऑलरेडी क्लासेस में सुना चुकी हूँ। आई विल फोकस ऑन द की वर्ड्स नाउ। सो एज ही हैड सीन हिज फादर पासिंग अवे, द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ ब्राजील, तो इन्होंने बहुत पॉवर्टी देखी थी, एंड दैट इज द रीजन। इन्होंने ये भी देखा था कि एजुकेशन उन लोगों को नहीं मिलती है जो मतलब जिनके पास पैसा नहीं है या जो इकोनॉमिकली वीक सेक्शन के हैं, एंड दैट इज द रीजन इन्होंने मैक्सिमम जो आगे जाके अपनी एजुकेशन ली और जो कंट्रीब्यूशन किया एज एन एजुकेटर, वो किया स्पेशली टू एम्पावर द ऑप्रेस्ड सेक्शन। और इसमें इन्होंने किताब लिखी थी पेडागोजी ऑफ द ऑप्रेस्ड, वो सबसे ज्यादा इनकी फेमस किताब है। बाकी एजुकेशन एज द प्रैक्टिस ऑफ फ्रीडम, प्रैक्टिस पेडागोजी ऑफ होप, बहुत सारी किताबें हैं। जैसे कि 10 मिनट रिवीजन सीरीज, आई एम ओनली फोकसिंग ऑन द कोर प्रिंसिपल्स। इसके अलावा इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था बैंकिंग मॉडल का, लेकिन बैंकिंग मॉडल के ये अगेंस्ट में थे, क्योंकि इनके कहने से इनका मतलब था कि उस टाइम पे जो टीचर्स थे वो बहुत अथॉरिटेरियन थे, और वो ये बिल्कुल ध्यान नहीं रखते थे कि जो बच्चे हैं उनको समझ में आ रहा है या नहीं। वो सोचते थे जैसे खाली बैंक का अकाउंट होता है और उसके अंदर हम पैसा भरते हैं, द सेम वे द चिल्ड्रंस माइंड आर लाइक ब्लैंक, वो डब्बों की तरह है और आप मैक्सिमम उसके अंदर इंफॉर्मेशन भर रहे हो। इसके अगेंस्ट थे। तो ये फोकस किया था इन्होंने क्रिटिकल पेडागोजी के ऊपर, जिसके अंदर क्वेश्चन पोजिंग मेथड, इन्होंने कहा क्वेश्चन पोजिंग मेथड के थ्रू जो है टीचर को बच्चों को पढ़ाना चाहिए, डायलॉग मेथड। और बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने कहा कि इंपॉर्टेंट है बच्चों के बीच में क्रिटिकल कॉन्शियंटाइजेशन या फिर कॉन्शियसनेस भी आप बोल सकते हो, ठीक है, जिसके अंदर टीचर का फर्ज बनता है बच्चों को समझाना कि सोसाइटी के अंदर उनका रोल बहुत बड़ा है। जहां पे भी उनको लगता है कि कोई सेक्शन ऑप्रेस हो रहा है तो उसके खिलाफ एक्ट करना, एक्शन लेना, और इसी को ही इन्होंने कॉन्सेप्ट का नाम दिया था प्रैक्सिस। ओके, फिर इन्होंने ये भी एक चीज बोली कि टीचर और स्टूडेंट्स को लगातार समाज के बारे में बात करनी चाहिए, पॉलिटिक्स कैसे चलती है, समाज कैसे चलता है, उसके बारे में डिस्कस करना चाहिए, और इसको इन्होंने बोला कल्चर सर्कल। ऑलराइट, तो इतना सही आप जान जाओगे इनकी किताबें, इनका ईयर ऑफ बर्थ, क्या इन्होंने कॉन्सेप्ट दिए, एंड यू विल बी डन। ठीक है, तो क्रिटिकल कॉन्शियंटाइजेशन, सोशल कॉन्शियंटाइजेशन, पॉलिटिकल कॉन्शियंटाइजेशन या फिर कॉन्शियसनेस बोल सकते हैं आप, क्रिटिकल पेडागोजी, क्वेश्चन पोजिंग मेथड, बैंकिंग सिस्टम के अगेंस्ट होना, बाकी जो बुक्स हैं इनकी। ठीक है, नाउ वी कम टू मेरी वोllstonecraft। इनको क्या बोला जाता है? फर्स्ट फेमिनिस्ट, वुमेन फेमिनिस्ट 18th सेंचुरी की। जन्म हुआ था 1759 के अंदर, इंग्लैंड के अंदर। पूरी स्टोरी हम इसको क्लास में कर चुके हैं। सबसे ज्यादा फेमस हुई इनकी किताब विंडिकेशंस ऑफ द राइट्स ऑफ वुमन से। हाउएवर उससे पहले इन्होंने विंडिकेशंस ऑफ द राइट्स ऑफ मैन भी लिखी थी। फ्रेंच रेवोल्यूशन से भी बहुत प्रभावित हुई थी। बहुत सारे थिंकर्स को इनसे इश्यूज हो गए थे, क्योंकि ये इक्वालिटी के लिए बोलती थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन को सपोर्ट करती थी, एंड शी वॉज अ फेमिनिस्ट, राइट। तो शी यूज्ड टू से कि जो विमेन है, विमेन एम्पावर्ड होनी चाहिए, विमेन एजुकेटेड होनी चाहिए, और जो सोसाइटी है वो इगैलिटेरियन होनी चाहिए। ठीक है, इगैलिटेरियन यानी इक्वालिटी, कोई भी मोनार्की या कोई भी किंग क्वीन वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए, सभी इक्वल होने चाहिए, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी आप कह सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम इन्होंने ये चीज बोली दैट जो वुमेन होती हैं अगर वो एजुकेट हो जाती हैं तो पूरा का पूरा जो परिवार है वो उसका बेटरमेंट हो जाता है। अगर मदर एजुकेटेड है तो पूरी फैमिली और जो पीढ़ियां हैं, नेक्स्ट पीढ़ियां जो हैं वो एजुकेटेड रहती हैं। और इन्होंने बात की थी दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट, कि मनी वाइज हम लोगों को क्या होना चाहिए, मनी वाइज इंडिपेंडेंट होना चाहिए। प्लस इन्होंने एक चीज बोली कि उस टाइम के ऊपर जो टीचर्स थे वो पीडेंटिक टायरेंट्स, तो ये शब्द कभी कभी पूछ लेते हैं कि पीडेंटिक टायरेंट्स का जो शब्द है किसने इस्तेमाल किया था? ये इस्तेमाल किया था मेरी वोllstonecraft ने, कि टीचर्स उस टाइम पे बहुत ज्यादा अथॉरिटेटिव होते थे, बच्चे डर जाते थे उनसे, तो वो नहीं होना चाहिए। अच्छे से पढ़ाइए, कोएड एजुकेशन है ना, कोएड स्कूल्स जो है वो होने चाहिए। प्लस इन्होंने कहा कि पुराने टाइम की लेडीज जो बहुत ज्यादा उस टाइम पे नाइफ थी, उनको जो बोल दिया मान लिया, उनको बोला जाता चुप रहो, मूक गुड़िया इज द बेस्ट गुड़िया, है ना, जो चुप रहती है।
सो बट इन्होंने कहा कि उनके अंदर रीजनिंग डेवलप करो। वो बिलीफ सिस्टम में पली जा रही थी, ऑर्थोडॉक्स, कोई रीजनिंग लॉजिक नहीं था उनके अंदर। तो इन्होंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है विमेन को इक्वल रखना, उनकी बात सुनना भी। और विमेन जो थी वो खुद ही अपने आप को इनइक्वल मानती थी, अनइक्वल मानती थी। तो इन्होंने कहा कि विमेन की साइकोलॉजी हमको समझनी होगी, उनको बताना होगा कि आप घर का भी ध्यान रखिए और आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हुए और आप अपना रीजन डेवलप करो, आप थोड़ा आगे आओ। मेनली इसके ऊपर इनका फोकस था। दूसरी जो इंपॉर्टेंट किताब थी वो इनकी थी थॉट्स ऑन द एजुकेशन ऑफ डॉटर्स। सो ये मेन आपने कर लिया है। कोएड के फेवर में थी, पेडांटिक टायरेंट्स कहलाती थी टीचर्स को, मनी वाइज इंडिपेंडेंट होने के लिए बोला। इन्होंने कहा इक्वालिटी होनी चाहिए, फ्रेंच रेवोल्यूशन को सपोर्ट करती थी। विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द वुमन सबसे फेमस किताब थी, पहली आई थी विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन। थॉट्स ऑन द एजुकेशन ऑफ डॉटर्स, मरिया, ये इनकी फेमस किताबें थी। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं नेल नॉर्डिंग्स के ऊपर। नेल नॉर्डिंग्स 1929 में न्यू जर्सी में यूएसए के अंदर इनका जन्म हुआ था। हमारी इन वेस्टर्न थिंकर्स में से सबसे जो लेटेस्ट हैं वो नेल नॉर्डिंग्स ही हैं। मेन फोकस इन्होंने किया था केयरिंग पर्सपेक्टिव। ये कहती थी कि अगर एजुकेशन को अगर हम केयरिंग बना देंगे, मॉरल एजुकेशन देंगे, तो हमारे जितने भी सिटीजन्स हैं, जितने भी बच्चे हैं, अगर वो केयरिंग इंडिविजुअल्स बने तो सोसाइटी के अंदर इशू होगा ही नहीं। तो केयरिंग पर्सपेक्टिव के अंदर सबसे पहला स्टेप इन्होंने कहा कि अगर आप बच्चों को अच्छा बनाना चाहते हो तो सबसे पहले आप मॉडलिंग, मॉडलिंग मतलब कैटवॉक नहीं, मॉडलिंग का मतलब है कि आप वो बिहेवियर अपने व्यक्तित्व में दर्शाइए, बच्चों के क्वेश्चंस आंसर करिए, उनके साथ बातचीत करिए, जो सेकंड स्टेप डायलॉग होता है। थर्ड, जब बच्चे उसको प्रैक्टिस करते हैं तो आपने फोर्थ यानी उनको आपको क्या करना है, अप्रिशिएट करना है, जिसको इन्होंने बोला कॉन्फर्मेशन। तो 4 स्टेप्स ऑफ केयर पर्सपेक्टिव आर, पहला मॉडलिंग, उसके बाद डायलॉग, बच्चे उस चीज को प्रैक्टिस करेंगे, कॉन्फर्मेशन के थ्रू आप उसको अप्रिशिएट करोगे। इसके अलावा इन्होंने बोला था एग्जिस्टेंशियलिस्ट एजुकेशन। इन्होंने कहा एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो हमको, ऐसा नहीं है कि एग्जिस्टेंशियलिज्म को फोकस करते थे, नहीं, एग्जिस्टेंशियलिस्ट क्वेश्चंस में बच्चों को इंटरेस्ट होना चाहिए। एग्जिस्टेंशियलिस्ट क्या होता है, पर्पस ऑफ लाइफ। ये क्या कहते थे कि हर जो स्टूडेंट होता है उसको पता होना चाहिए पर्पस ऑफ लाइफ क्या है उसका। तो ऐसे क्वेश्चंस की वेयर एम आई, फ्रॉम वेयर डिड आई कम फ्रॉम, प्लस ये फोकस करती थी अंडरस्टैंड करना, अच्छी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन, जो हाई क्वालिटी एजुकेशन है वो सबका अधिकार हो। प्लस देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बिलीफ एंड रीजन, डिफरेंस बिटवीन बिलीफ एंड रीजन एंड नॉलेज। ये कहते थे कि जो बिलीफ होता है वो तो बिना रीजन के भी हो सकता है, जैसे ऑर्थोडॉक्स बिलीव होता है, तो हमको वो चीज हटानी है। नॉलेज, जो रियल नॉलेज है, जो लॉजिक के साथ है, हमको उसको समझना है। 150 प्लस रिसर्च पेपर्स इन्होंने लिखे, खूब किताबें लिखी, उसमें से जो फेमस है वो केयरिंग, अ फेमिनिन अप्रोच टू एथिक्स सबसे पूछा जाता है। और इनके जो कीवर्ड्स हैं वो बहुत सिंपल है। एक तो आपको ये 4 स्टेप्स करने हैं, ये किताबें कर लीजिए जिसमें केयरिंग का नाम होगा, एथिक्स का नाम, मॉरल एजुकेशन, द चैलेंज टू केयर। तो इनकी किताबों को याद करना बहुत आसान है। केयर पर्सपेक्टिव के ऊपर फोकस, प्लस एक और कॉन्सेप्ट आप करेंगे वो है डाइनिंग टेबल पर्सपेक्टिव। तो उन्होंने कहा जो भी अच्छे घर होते हैं जहां पे हम चाहते हैं कि बच्चे आगे बढ़े, तो डाइनिंग टेबल एक ऐसी जगह होती है, या घर में जब इकट्ठे होते हैं सब, तो उस टाइम पे अच्छी पॉजिटिव डिस्कशंस होनी चाहिए, स्मॉल टॉक्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो हमें ओवरहियर करते हैं, और जिस तरह की टॉक्स, जिस तरह की हम डिस्कशंस करेंगे वो बच्चों के मन के अंदर बैठती है और बच्चे वैसे ही अपने पर्सनालिटी के अंदर उस चीज को इम्बाइब कर लेते हैं। So I think I have majorly covered it. Caring हो गया, empathy, moral development, nurturing environment. So that's about it. So अगर कोई भी question होगा, do ask me in the comment box. But trust you me, we have covered all the keywords of these 3 thinkers. Take care of yourself.